कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दुनिया की अनबिलीवेबल चीजों को रियलिटी बना देते हैं, और आज जिस केस की बात मैं करने जा रहा हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 जुलाई 2025 चाइना के जियांगनिंग पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कॉल आई जो शुरुआत में तो सिर्फ एक नॉर्मल कंप्लेंट लग रही थी, लेकिन आगे जाके उस कॉल ने 1600 से भी ज्यादा जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। कॉल के दूसरे एंड पर एक आदमी था जो कि पूरी तरह से शॉक में था, और उसने शेकी सी वॉइस में पुलिस को बताया कि किसी ने उसके प्राइवेट वीडियो को इंटरनेट पर लीक कर दिया है, वो भी बिना उसकी परमिशन के। पुलिस ने इनिशियली सोचा कि ये किसी प्राइवेट एक्सटॉर्शन का केस होगा जिसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस को चाइना के डिफरेंट एरिया से सेम कॉल आने लगे थे, एंड सबकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम ही थी। किसी ने अपनी वीडियो टेलीग्राम ग्रुप में देखी थी, तो किसी को उसके किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने फॉरवर्ड की थी वो वीडियो। जब पुलिस ने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उनके सामने चाइना का बिगेस्ट स्कैंडल सामने आया। ऑन जुलाई 5, 2025 चाइना के नैनजिंग टाउन के जियांगजिंग पुलिस स्टेशन में एक घबराए हुए आदमी ने पुलिस को कॉल करते हुए कंप्लेन किया कि उसका एक प्राइवेट वीडियो बिना उसकी परमिशन के किसी टेलीग्राम ग्रुप में वायरल कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत कंप्लेंट रजिस्टर की और उस आदमी से पूरी डिटेल मांगी। तब उसने बताया कि कुछ टाइम पहले उसने एक डिवोर्स्ड एंड सिंगल वुमन से ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर बात की थी। उस औरत ने उसे अपने घर पर फ्री ऑफर किया था और उस आदमी ने भी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। वीडियो उसी एनकाउंटर के दौरान सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई थी। ये केस पुलिस के लिए नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखे थे पहले भी, जहां किसी इंडिविजुअल को इलीगली रिकॉर्ड करके उसकी फुटेज बाहर भेज दी जाती थी, या फिर उस इंडिविजुअल को उस फुटेज का यूज करके ब्लैकमेल किया जाता था। तो पुलिस ने रूटीन के मुताबिक इस कंप्लेंट को भी रजिस्टर कर दिया था, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस केस के बाद चाइना के अलग अलग हिस्सों से सिमिलर कंप्लेंट्स आने लगी। हर किसी का कहना था कि उनकी प्राइवेट वीडियो बिना उनकी मर्जी के लीक हो गई है। जब पुलिस ने थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया, तब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आया। हर वीडियो में रूम एक ही जैसा था, एक ही तरह से सेटअप था, सेम बेड था, सेम बैकग्राउंड था, विच मेंट ओनली वन थिंग कि ये सारी की सारी लीक्ड वीडियोस एक ही जगह से रिकॉर्ड कर गई हैं, और हर विक्टिम ने जिसका जिक्र किया था वो एक ही नाम था, सिस्टर होंग, एक मिस्टीरियस वुमेन जो अब इस केस में मेन सस्पेक्ट बन चुकी थी। लेटर ऑन द सेम डे 5 जुलाई को ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ते हुए नैनजिंग के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पता लगाया। ये वही जगह थी जहां से विक्टिम्स की वीडियो लीक हुई थी। जब पुलिस ने उस फ्लैट का दरवाजा नॉक किया, तो सामने से एक डिसेंट सी मिडिल एज लेडी खड़ी हुई। फ्लोरल प्रिंट कपड़े, परफेक्टली टाइड बाल, ऑन पॉइंट मेकअप, एकदम टिपिकल आंटी वाली वाइब थी उसकी। बिल्कुल वो लुक जिसे देखकर कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ने फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा उस लेडी को साइड करते हुए वो घर के अंदर घुस गए, और जो सीन अंदर दिखा वो किसी भी एंगल से एक नॉर्मल मिडिल एज लेडी का घर नहीं लग रहा था। रूम के कॉर्नर में एक ट्राइपॉड सेटअप था जो सीधा बेड की तरफ पॉइंटेड था। शेल्फ पे मल्टीपल फोन्स रखे हुए थे, अलग अलग रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, मेकअप किट, ब्रेस्ट पैड्स, विग्स और वॉइस मॉड्यूलेटर्स। ये रूम एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन लग रहा था उनके लिए। जब पुलिस ने उस घर के अंदर इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का सामान देखा, तभी उन्हें सिस्टर होंग पर शक होने लगा था। पुलिस ने बिना कोई वक्त गवाए उस औरत को सीधा कस्टडी में ले लिया था, और उसके घर में जितने भी इक्विपमेंट उन्हें मिले थे उन सबको उन्होंने फोरेंसिक में भेज दिया था। बट फोरेंसिक एनालिसिस से जो रियलिटी पुलिस के सामने आई, उस पर यकीन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि सिस्टर होंग की पूरी लोकेलिटी के लिए भी, क्योंकि फोरेंसिक से ये कंफर्म हुआ कि सिस्टर होंग कोई मिडिल एज वुमेन नहीं, बल्कि एक 38 साल का आदमी था जिसका असली नाम था जायो मोमो, एंड सिस्टर होंग उसकी फेक पर्सनालिटी थी। जायो हर दिन लगभग 2 घंटे सिर्फ अपने आप को एक ग्रेसफुल, एलिगेंट और बिलीवेबल वुमन बनाने में लगाता था। उसके मेकअप, विग्स, ब्रेस्ट सिलिकॉन पैड से लेके वॉइस टोन तक सब कुछ एक केयरफुली डिजाइन्ड ट्रैप था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके पड़ोसी तक उसे एक रियल वुमेन समझते थे। न किसी को शक हुआ, न किसी ने कभी कुछ क्वेश्चन किया, और जायो ने लिटरली पूरी सोसाइटी को अंधेरे में रखा हुआ था। जब चाइनीज पुलिस को सिस्टर होंग की असली आइडेंटिटी का पता चला, तब उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लॉन्च करा, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि सिस्टर होंग कोई औरत नहीं है, बल्कि एक 38 साल का आदमी है जो सालों से एक फेक फीमेल आइडेंटिटी के साथ सोसाइटी में रह रहा था। शुरुआत में लोगों को
इस पर बिलीव ही नहीं हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो लोग यकीन करते भी कैसे? एक लेडी जो सबसे प्यार से बात करती थी, जो हमेशा सॉफ्ट और एलिगेंट दिखती थी, जो अपने लोकेलिटी के गार्ड्स और क्लीनर्स को गिफ्ट दिया करती थी, वो असल में एक आदमी था। इस रियलिटी से पूरी सोसाइटी शॉक में थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पुलिस ने घर के अंदर मिले एक कंप्यूटर को चेक किया। सिस्टम के अंदर उन्हें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फोल्डर मिला जिसमें जायो एके सिस्टर होंग ने अपने विक्टिम्स के नाम के साथ उनकी प्राइवेट वीडियो को स्टोर करके रखा था। जब पुलिस ने उस फोल्डर को खोल कर देखा तो जो नंबर ऑफ वीडियोस उन्हें मिले उस पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि जायो ने 10 या 20 नहीं या फिर 100 या 200 भी नहीं बल्कि 1600 से भी ज्यादा आदमियों को अपने ट्रैप का शिकार बनाया था। एक अकेले आदमी ने अपनी फेक फीमेल आइडेंटिटी के थ्रू 1600 से भी ज्यादा विक्टिम्स को फंसाया, उन्हें मैनिपुलेट किया, उनका ट्रस्ट जीता, फिजिकल इंटिमेसी के लिए उन्हें इनवाइट किया और बिना उनकी मर्जी के उनकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करके ऑनलाइन लीक भी कर दी थी। इस न्यूज के बाहर आते ही ये केस चाइना का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, पर यही सच है। जब ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आई तो हर तरफ सिर्फ सिस्टर होंग का ही नाम सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे ये न्यूज सोशल मीडिया तक पहुंच गई एंड देन मीम्स, जोक्स और सिस्टर होंग एक्सपोज जैसे कैप्शन के थ्रू इंटरनेट पूरी तरह से एक्सप्लोर हो गया। वीबो, डोइंग और शाओ होंगशू जैसे पॉपुलर चाइनीज सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने वीडियो एडिट्स और फनी कैप्शंस के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ हमारे इंडिया में भी तुम लोगों ने आई थिंक सो इंस्टाग्राम पर इसकी रील्स पक्का देखी होंगी, लेकिन मजाक मजाक में ये बात सीरियस हो गई थी, क्योंकि ये न्यूज सिर्फ चाइना तक ही लिमिटेड नहीं थी। धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया भी इस तक पहुंचने लगे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिस्टर होंग के नाम के हैशटैग इतने वायरल होने लगे कि चाइनीज अथॉरिटीज को तुरंत इंटरवीन करना पड़ा इस चीज में। नाउ चाइनीज इंटरनेट का जो सिस्टम है वो ओपन नहीं है जैसे इंडिया या फिर वेस्ट में है। वहाँ सेंसरशिप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई वायरल टॉपिक एक नेशनल शेम या फिर मॉरल आउटरेज का एक रीजन बन जाए वहाँ, तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में तुरंत इंटरवीन करती है। फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चाइनीज साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कई पॉपुलर हैशटैग्स को ऑफिशियली बैन कर दिया, जैसे कि नानजिंग सिस्टर होंग, 1600 विक्टिम्स और स्कैम। जिसके बाद वीबो और डोइंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये हैशटैग सर्च करने के बाद सिर्फ ब्लैक स्क्रीन या दिस कंटेंट इज अंडर रिव्यू आने लगा, और अगर कोई भी पर्सन नई मीम पोस्ट करता तो उसका कंटेंट तुरंत टेक डाउन कर दिया जाता। इवन चाइनीज मीडिया हाउसेस को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल गए थे कि इस केस को ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए, क्योंकि अथॉरिटीज का मानना था कि ये मैटर मॉरल और मिसकंडक्ट का है। इसका वायरल होना सोसाइटी की सोच और यूथ के बिहेवियर पर गलत असर डाल सकता है। एक तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्कोर्स को इंटेंशनली बंद कर दिया था, लेकिन सेंसरशिप के बावजूद भी पब्लिक कंप्लीटली चुप नहीं बैठी। पीपल वेंट ऑन अंडरग्राउंड चैनल्स, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप्स एंड इवन वीपीएन का यूज करके लोगों ने सिस्टर होंग एके जाओ के कंटेंट को शेयर करना कंटिन्यू रखा। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद पब्लिक और मीडिया के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि वॉज सिस्टर होंग अ ट्रांसजेंडर। इसीलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए पुलिस वालों ने मिस्टर होंग के जो मेडिकल स्टेटमेंट थे वो भी पब्लिकली रिलीज कर दिए थे, जिसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया था। जाओ एके सिस्टर होंग बायोलॉजिकली और लीगली एक मेल ही था। उसने कभी भी अपना जेंडर चेंज नहीं करवाया था। ये सब एक केयरफुली प्लान्ड नाटक था जिससे वो लोगों को फंसाता था। एक आदमी जो दिन भर कई लोगों से मिलता था, फीस ऑफर करता था, सोसाइटी के बीच खुलेआम घूमता था और किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ, तो सोचो कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज्यादा रियलिस्टिक होगी। जाओ एक प्रोफेशनल लेवल मेकअप आर्टिस्ट की तरह अपने आप को डेली ट्रांसफॉर्म करता था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्किन को पूरी तरह से फाउंडेशन से कवर कर लेता था एंड देन ब्लश, आईलाइनर और आईब्रो शार्पिंग करता था ताकि उसका चेहरा परफेक्टली फेमिनिन लगे। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक फीमेल लुक देने के लिए वो ब्रेस्ट सिलिकॉन पैड भी यूज करता था और हमेशा फ्लोरल प्रिंट के कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और स्ट्रॉन्ग फीमेल परफ्यूम लगाता था, जिसकी हेल्प से उसने सोसाइटी में एक रियल वुमेन की इमेज बना ली थी। जायो का प्लान बिल्कुल ही सिंपल और मैनिपुलेटिव था। अपने लुक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के बाद ना वो किसी से कुछ पैसे मांगता और ना ही कभी वो सस्पिशियस मैसेजेस भेजा करता था किसी को भी। वो बस ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या चैट एप्स पर एक सिंगल डिवोर्स वुमन के रूप में खुद को अपीयर करता था और सभी इंटरेस्टेड लोगों को फ्री ऑफर कर देता था। हियर
जायो प्लेड अ सिंपल टेक्निक। फ्रीज के बदले वो बस एक छोटी सी कंडीशन रखता था कि उससे मिलने आने वाले लोग उसके लिए कुछ बेसिक हाउस एसेंशियल्स लेकर आए, जैसे कि फ्रूट्स, मिल्क, कुकिंग ऑयल, यूटेंसिल्स या कोई भी घर का आइटम। जायो का कहना था कि उसे कंपेनियनशिप चाहिए और इन चीजों का लेना देना सिर्फ कंफर्ट और कनेक्शन के लिए ही है। सी हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, इज दिस अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? क्योंकि जायो ने कभी भी किसी से कैश डिमांड नहीं किया, लेकिन उसने फेवर्स के एक्सचेंज में टेंजिबल आइटम जरूर मांगे थे जो अपने आप में मॉनेटरी वैल्यू होल्ड करते हैं। अब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी फेवर के लिए कोई टेंजिबल आइटम एक्सचेंज हो तो वो क्विड प्रो क्यो यानी एक्सचेंज बेस्ड फिजिकल रिलेशन बन जाता है। कई लीगल एक्सपर्ट्स ने इसको डिस्गाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन भी बोला है, क्योंकि ऑल्दो मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड बट इंटेंशन और पैटर्न एग्जैक्टली उसी टाइप का होता है इसमें। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस केस, जब भी किसी इंडिविजुअल को ये चीज पता चलता था कि सिस्टर होंग फ्री में दे रही है उन्हें, वो भी जस्ट फॉर सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स, तो लोग इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं थे और बिना किसी हेजिटेशन के वो उसके घर में चले जाते थे या फिर उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाते थे। आज के डिजिटल एरा में जहां लोग अपने रिलेशनशिप्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ढूंढते हैं, वहां जायो की ये टेक्निक कई लोगों के लिए टेम्पटिंग थी। जायो ने इसी मॉडर्न वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और इसी वजह से उसका ट्रैप इतना सक्सेसफुल रहा था। इट वाज सिंपली अ नो स्ट्रिंग अटैच्ड encounter in return for almost nothing, which a lot of people look for nowadays. जायो ने सिर्फ फ्री ये गिफ्ट ट्रैप नहीं बनाए थे, उसने लोगों की फेटिशेस और क्यूरियोसिटीज को भी केयरफुली टारगेट करा था। कुछ लोग सिर्फ इसलिए उसके ट्रैप में फंस गए थे क्योंकि उनकी फैंटेसीज थी टू गेट इन्वॉल्व्ड विद अ मिडिल एज्ड आंटी, एंड कई लोग वहां एक चीप मेंटालिटी के साथ आए थे, दैट इज फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो ट्राई कर लेते हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि कुछ लोग एक बार नहीं बल्कि कई बार वापस आए थे इसके पास। एंड आफ्टर दिस आई एम प्रीटी श्योर कि तुम लोग के दिमाग में भी क्वेश्चन आया था, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था क्वेश्चन कि जब भी ये लोग फिजिकल इंटीमेसी करते थे तो क्या मिडवे या फिर शुरुआत में इन आदमियों को पता नहीं चलता था कि सिस्टर होंग एक लड़का है? सी ऑलमोस्ट सभी विक्टिम्स को मिडवे यानी फिजिकल रिलेशनशिप के बीच में पता चल गया था सिस्टर होंग इज एक्चुअली अ ब्रदर होंग। पता लगने के बाद विक्टिम्स के रिएक्शन दो तरीके के होते थे। फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते थे जिन्हें मिडवे पता चला कि सिस्टर होंग कोई फीमेल नहीं बल्कि एक मेल है। वो शॉक एंड मेनली एम्बेरसमेंट की वजह से वहां से भाग जाते थे। एंड देन कम्स द सेकंड एंड इंटरेस्टिंग कैटेगरी, वो लोग जिन्हें सिस्टर होंग का सच पता लगने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे कंटिन्यूड विद इंटिमेसी बिकॉज ऑफ लाई दो लाई ले मेंटालिटी। ये एक चाइनीज फ्रेज है जिसका मतलब है सिंस यू आर ऑलरेडी हियर, या फिर अब जब मैं आ ही गया हूँ तो। यस, इन मिडवे जब उन्हें पता चलता था कि जायो एक मैन था, तब भी कुछ लड़कों ने इस एक्ट को कंटिन्यू रखा बाय थिंकिंग कि अब वो लोग इतना दूर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे। ये पूरा केस सिर्फ एक प्लान्ड क्राइम नहीं बल्कि एक सर्टेन मेंटालिटी का भी रिफ्लेक्शन है। एक ऐसी सोच जो सच सामने होने के बावजूद भी लोगों को वहां से जाने नहीं देती। उनके लिए न जेंडर मैटर करता था, नो मोरालिटी। जब उन्होंने देख भी लिया था या फिर महसूस भी कर लिया था कि सामने वाला एक वुमेन नहीं बल्कि एक आदमी था, तब भी उनके लिए सब कुछ सेकेंडरी हो गया था। उस वक्त उनमें सिर्फ एक लस्ट ड्रिवन इम्पल्स थी जिसके लिए वो वहां गए थे। वो इम्पल्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका लॉजिक, डिस्कम्फर्ट और इवन पर्सनल वैल्यू सब कुछ उसके आगे फेल हो गया था। लेकिन सभी लोगों ने ऐसे रिएक्ट नहीं करा। काफी विक्टिम्स ऐसे भी थे जिन्होंने जैसे ही मिड एक्ट रियलाइज किया कि ये औरत नहीं बल्कि आदमी है तो वो काफी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने जायो पर खूब चिल्लाया एंड उनमें से कहीं उसे मिड एक्ट में छोड़ के चले गए थे। जायो का इंटेंशन सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं था, वो इन सब एक्ट्स को सीक्रेटली रिकॉर्ड भी करता था। उसके पास एक प्रॉपरली मेंटेन्ड डेटाबेस था जहां हर विक्टिम का नाम के साथ एक अलग फोल्डर भी बना हुआ था। इस फोल्डर में उनका नाम, डेट और उनकी प्राइवेट वीडियो स्टोर्ड रहती थी। रिकॉर्डिंग सिर्फ एक्ट तक लिमिटेड नहीं थी, वो वीडियो तब से स्टार्ट होती थी जब विक्टिम उसके घर में एंटर करते थे। उन्हें गिफ्ट देने के मोमेंट से लेकर प्राइवेट सीन्स तक सब कुछ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करा गया था यहाँ। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि जियाओ ने सिर्फ अपने पार्टनर्स को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो उसके अराउंड रहती थी उनको भी धोखा दिया था। उसके घर पे आने वाले काफी सारे विजिटर्स उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे जिनमें से बहुत सारी चीजें एक पॉइंट के बाद खराब हो जाती थी। जायो उनमें से फ्रूट्स, केक्स या फिर ड्राई फ्रूट जैसे आइटम्स एरिया के क्लीनर्स और स्टाफ को बांट देता था। इस छोटी सी जेस्चर्स की वजह से लोगों के बीच उसकी एक पॉजिटिव इमेज बन गई थी, एक काइंड हार्टेड जेनरस मिडिल एज वुमेन की। हर कोई उसे रिस्पेक्ट देता था, कोई भी शक नहीं कर सकता था कि एक
मैनिपुलेटिव प्रेडेटर था। सो एज मेंशन्ड प्रीवियसली, जायो अपने ही विजिटर्स के प्राइवेट मूवमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था एंड फिर वो उन वीडियोस को ऑनलाइन शेयर करके उनसे पैसे कमाता था। इस पर्पस के लिए जायो ने एक प्राइवेट ऑनलाइन चैनल बनाया था जहां वो इन वीडियोस को 150 RMB यानी अप्रोक्सीमेटली $21 में बेचा करता था। वो चाहे सामने वालों को फ्री का ऑफर देता हो, लेकिन उसके हर एनकाउंटर के पीछे एक हिडन मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी थी। जो भी लोग उसके घर में आते थे, दे वर ऑल जस्ट अ डॉलर साइन और मनी साइन फॉर हिम। जायो लोगों को सिर्फ धोखा नहीं देता था, बल्कि उनका ट्रस्ट जीत लेता था एंड देन उनकी पूरी आइडेंटिटी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देता था। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल हु केम टू हिम, जायो के पास आने वाले विजिटर्स अलग अलग बैकग्राउंड से होते थे। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई कॉलेज स्टूडेंट था, कोई मैरिड बिजनेसमैन था, तो कोई डिलीवरी बॉय था। उनके लिए ये बस एक कैजुअल हुकअप था, एक सीक्रेट अफेयर जो कि उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, बस एक वन टाइम एनकाउंटर जिससे वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते थे। लेकिन जब वो वीडियोस टेलीग्राम ग्रुप्स और एडल्ट फॉर्म्स पर लीक होने लगी तो उन सबकी जिंदगी एक सेकंड के अंदर बदल गई। वो लोग जिन्हें लगता था कि ये सब एक सीक्रेट रहेगा, वो अब उनके लिए एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन का कारण बन गया था। कई विक्टिम्स मैसिव सेल्फ ब्लेम और गिल्ट में चले गए। कुछ ने अपनी जॉब छोड़ दी, कुछ की मैरिज ब्रेक हो गई और कुछ लोग तो सिटीज तक छोड़कर दूसरी जगह चले गए बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट। जायो ने सभी की लाइफ को पैसों के लिए बर्बाद कर दिया एंड सिर्फ 1600 लोग ही नहीं बल्कि 1600 फैमिलीज को भी उसने बर्बाद कर दिया था। इस केस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जायो उनके साथ इंटरकोर्स बिना किसी प्रोटेक्शन के करता था, और क्योंकि जायो ने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड फिजिकल एनकाउंटर किए थे, इससे एक और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी सामने आई थी, STD या फिर HIV ट्रांसमिशन की। ये केस अब मॉरल या लीगल इशू नहीं था, ये एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल थ्रेट भी बन चुका था। आफ्टर दिस चाइनीज गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। चाइना के हेल्थ मिनिस्ट्री ने तुरंत स्टेप लेते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया कि सभी 1600 प्लस आइडेंटिफाइड विक्टिम्स को फ्री मेडिकल टेस्ट मिलेगा और वो अपने नियरेस्ट हेल्थ क्लिनिक्स में टेस्ट करा सकते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से ये मूव सिर्फ हेल्थ केयर रिस्पॉन्स नहीं था, ये एक डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन भी बन चुका था, क्योंकि चाइना जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में अगर इन्फेक्शियस डिजीज अनकंट्रोल हो जाए तो उसका नेशनल लेवल इम्पैक्ट हो सकता है, विच विल अगेन पुश back the Chinese government into the COVID type of era. पुलिस ने जायो के खिलाफ मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस फाइल किए, इंक्लूडिंग इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, assault under deception, violation of cyber crime laws और कई health and public safety relations sections भी उससे officially कस्टडी में लिया गया है और currently जायो चाइना के जेल में under trial है। Now सिस्टर होंग के बारे में या फिर रेड अंकल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? Do let me know, क्योंकि this is a very interesting या फिर बोल सकते हैं very peculiar case। ऐसे केसेस नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर बाहर नहीं आते हैं एंड आई नो दिस थिंग कि सोशल मीडिया पर इसे काफी ज्यादा मजाक में लिया जा रहा है, बट दिस इज अगेन वेरी सीरियस, क्योंकि अगर ऐसी चीज चाइना में हो सकती है तो हमारे देश में भी बहुत ज्यादा आसानी से हो सकती है। सो बी अवेयर, डू लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर विक्टिम्स या फिर उनकी फैमिलीज के बारे में, या फिर आपकी राय इस केस के बारे में क्या है? डू लेट मी नो cuz I'm very interested to know about this thing। बट विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है cuz I'm pretty sure इसके बाद he is just gonna stay in like the jail only। But I hope that you guys are happy and healthy और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।